नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं प्रदीप झा सर, जो कि पॉलिटिकल आइडिया के संपादक हैं, और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो देखिए, राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कांग्रेस लंगड़े घोड़े को दूल्हा बना देती है। इस बात के कई मायने राहुल गांधी ने अपने लहजे में समझाए हैं, लेकिन प्रदीप झा सर भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी लंगड़े घोड़े को ही दूल्हा बनाते हैं। देखिए, बात बड़ी गहराई वाली है। इसका तात्पर्य भी हम प्रदीप झा सर से समझेंगे। सर, क्या मतलब है? राहुल गांधी कहते हैं कि लंगड़े घोड़े को दूल्हा बनाकर कांग्रेस उतारती है तो बड़ा नुकसान कई राज्यों में झेलना पड़ता है, कांग्रेस चुनाव हार जाती है। बात समझ में आती है, लेकिन आपका कहना कि मोदी भी लंगड़े घोड़े पर खेलते हैं और दूल्हा भी लंगड़े घोड़े को ही बना देते हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या तात्पर्य है इस बात से आपका? अर्पिता, सबसे पहले समझिए कि राहुल गांधी ने इस बात को किस परिप्रेक्ष्य में कहा था और कहाँ कहा था। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे, भोपाल में थे, और वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में, मतलब वो कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे कि घोड़ा 3 प्रकार का होता है। लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा अलग होता है, ठीक है, और रेस का घोड़ा अलग होता है। लेकिन हम लोग रेस के घोड़े के बदले बारात के घोड़े को और लंगड़ा घोड़ा को ही नेता बना देते हैं। तो ये सच्चाई है। कहां से ये राहुल गांधी को सद्बुद्धि आई है, मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि भाई, जहां मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के पास कई लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़े कांग्रेस पार्टी के पास मध्य प्रदेश में कई हैं अर्पिता। ये दिग्विजय सिंह कौन थे? ये दिग्विजय सिंह तो बारात के ही घोड़ा है ना, लंगड़ा घोड़ा, जिन्होंने कांग्रेस का दिल्ली से लेकर मध्य भोपाल तक पूरा खराब कर दिया। ये कमलनाथ कौन थे? ये कमलनाथ भी जो है वो तो उसी कैटेगरी में आने वाले लोग थे। लेकिन जो रेस का घोड़ा था कांग्रेस का, वो कांग्रेस का घोड़ा रेस का जो है अस्तबल से ही भाग गया। कैसे भाग गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग गए ना। जो आगे आने वाले दिनों में राहुल गांधी के साथ, आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब 2009 में लोकसभा में एक तरह से राहुल गांधी नेता के रूप में, वैसे सांसद 2004 से ही हैं, लेकिन 9 में राहुल गांधी एक नेता बन रहे थे, नेता के रूप में उभर रहे थे, उभारा जा रहा था उनको। उस दौरान राहुल गांधी के साथ 9 से लेकर 15, 17, 18 तक 4-5 चेहरे थे आपके राहुल गांधी के साथ अर्पिता। उसमें पहला चेहरा हुआ करता था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, ठीक है, मिलिंद देवरा का हुआ करता था चेहरा। उसके बाद जितिन प्रसाद का चेहरा हुआ करता था, आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश का चेहरा हुआ करता था। कई ऐसे चेहरे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ हुआ करते थे। आज ये सभी के सभी कहाँ हैं? राहुल गांधी को छोड़कर भाग गए। क्यों भाग गए? इसलिए भाग गए कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेता, युवा चेहरा, ठीक है, इनर्जेटिक चेहरा, जो आने वाले 20-25 वर्ष तक की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट हो सकते थे, उसके बदले कमलनाथ जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया वहां पर। और दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को, जो राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार हुआ करते थे, तो मध्य प्रदेश गया। उसके अलावा देखिए, पंजाब में जो रेस का घोड़ा था कांग्रेस पार्टी के पास, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसके बदले में चन्नी को बना दिया दूल्हा। तो कई पश्चिम बंगाल में कांग्रेस साफ हो गई। क्यों हो गई? इसलिए कि जितने भी सामर्थ्यवान कांग्रेस पार्टी के पास नेता थे, सब के सब, आज ममता बनर्जी किस पार्टी में थी? कांग्रेस पार्टी में। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ममता बनर्जी जो रेस की घोड़ा थी अर्पिता, उसको बारात का घोड़ा बना के कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया था ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी भाग गई। ठीक है, तो कई ऐसे उदाहरण हैं जहां जब आज जो कांग्रेस की ये दुर्दशा है देश भर के अंदर, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने, जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बनाना शुरू किया, रबर स्टाम्प प्रदेश अध्यक्ष बनाना शुरू किया। केंद्र में अगर किसी को पदाधिकारी बनाना है तो जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से क्षमतावान है, जिसके पास वैचारिक आधार है, जो दूरदर्शी है, उसको राजनीति में आगे बढ़ाना इन लोगों ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इसलिए बंद कर दिया कि ये लोग खुद भयभीत थे कि कहीं इनकी सत्ता को कोई चुनौती ना मिले। अब वही बात मैं कह रहा था कि बीजेपी में भी देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी के बाद से सबसे लंबे समय तक शासन में रही। तो कांग्रेस पार्टी की सोच का असर
बीजेपी पर भी पड़ा है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी उससे अछूती है अर्पिता, और नरेंद्र मोदी पर भी पड़ा है। मैं बताऊं आपको, आप देखिए बीजेपी भी जो मुख्यमंत्री बना रही है अलग अलग राज्यों में, कैसे लोगों को बना रही है? क्या ऐसे लोगों को बना रही है जो अपना जनाधार विकसित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया गया मध्य प्रदेश से? शिवराज सिंह चौहान जो कि 3/4 बहुमत से सरकार बनवाता है मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना जैसे कई योजनाओं का सृजन करता माना जाता है शिवराज सिंह चौहान को, इसलिए मध्य प्रदेश की राजनीति से हटा दिया गया, दिल्ली बुला लिया गया कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले दिनों में ही नहीं बल्कि पहले भी, पूर्व में भी नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते थे। पर प्रदीप जी, सवाल तो ये है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति कितने सालों की बची है? और 5 साल और 10 साल? सवाल तो ये है, कांग्रेस में समझ आता है कि सवाल ये है कि कांग्रेस में समझ आता है कि पहले माँ, फिर दादी, फिर बेटा, फिर अभी जैसे आप मान लीजिए राहुल गांधी नहीं बन पाया तो भाई इनकी बहन प्रियंका गांधी है। नरेंद्र मोदी के बाद क्या? नरेंद्र मोदी किसके लिए ये जमीन जो बचाना आप आरोप लगा रहे हैं कि ये जो रणनीति कांग्रेस की थी उसी पर मोदी भी चलने लग गए हैं, पर मोदी किसके लिए कर रहे हैं? ये भी तो सवाल है ना, अपने लिए कर रहे हैं या और हम 10 साल प्रधानमंत्री बन के रह जाए, क्या ये बात है? सही है। मैं बताऊं, शिवराज सिंह चौहान, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे और कई ऐसे नेता हैं, आप हिमाचल प्रदेश में याद कीजिए, प्रेम सिंह धूमल प्रभावी नेता थे, उनके बदले जो है जब बीजेपी की सरकार बनी तो जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने। ठीक है, क्यों बना दिया? इसलिए कि प्रेम सिंह धूमल क्षमतावान नेता थे। उनके बेटा को, अनुराग सिंह ठाकुर को, इस बार मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। क्यों? इसलिए कि जेपी नड्डा को चुनौती नहीं मिल सके। मतलब नरेंद्र मोदी अकेले नहीं, नरेंद्र मोदी की टीम है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, मनोहर लाल खट्टर हैं, जेपी नड्डा है, ऐसे लोग हैं। तो सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी में भी उसी प्रकार से एकाधिकारवाद की एको हम द्वितीय नास्ति, मेरे सामने सरेंडर करो या फिर तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। आज देखिए नितिन गडकरी अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने होते तो नितिन गडकरी भी उसी प्रकार से उभर कर आते जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी उभर कर आए गुजरात से। ठीक है, अब शिवराज सिंह चौहान भी इतने प्रभावी नेता, पिछड़े वर्ग के हैं शिवराज सिंह चौहान, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती है शिवराज सिंह चौहान। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को रोका गया। उतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके पीछे भी यही सोच थी कि कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति वहां का अगर मुख्यमंत्री बन गया तो दूसरा कल्याण सिंह बन जाएगा वहां। तो इसीलिए चूंकि नरेंद्र मोदी जो माने भारत में इतना मजबूत हुए, उसके पीछे एक और कारण था अर्पिता, कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से आते थे और पिछड़ा कार्ड नरेंद्र मोदी ने खेला। ठीक है, और नरेंद्र मोदी को आप अकेला मत मानिए, नरेंद्र मोदी के साथ टीम है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, मैंने बताया ना, ऐसे लोग हैं जो भाजपाई कम, राष्ट्रवादी कम, मोदीवादी ज्यादा है। ठीक है, तो मोदीवाद ये जो फेनोमेनन है ना कि मोदी जब तक है तब तक है। आज देखिए मैं बता रहा हूँ दर्शकों की समझने के लिए आसानी होगी। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो पहली बात क्या कही गई? सबसे पहले बीजेपी में बना मार्गदर्शक मंडल में कौन जाएंगे? जो 75 साल के प्लस 75 वाले लोग हैं। अब 17 सितंबर को मोदी जी भी 75 पूरा कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा 17 सितंबर को। और उसके बाद तो पूछा जाएगा ना ये सवाल कि 17 सितंबर के बाद क्या नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं? यह सवाल महत्वपूर्ण बनेगा। 17 सितंबर याद रखिएगा डेट। ठीक है, दूसरा बात मैं बता रहा हूँ, दूसरा बात एक मिनट में लेता हूँ और इसको स्पष्ट कर लेते हैं, इस वाले मैटर को स्पष्ट करते। आप ये कह रहे हैं जैसे कांग्रेस में एक परिवारवाद रहा तो परिवार के लोगों के सामने कोई खड़ा ना हो पाए, इसलिए जितनी ऐसी हस्तियां रही जो वैचारिक रूप से काफी मजबूत रही या जिनका जनाधार रहा, जिनको जन समर्थन था,
ऐसे लोगों को जानबूझकर पीछे रखा गया और जो कम ताकतवर थे, जिनकी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं थी कि बड़ा लीड कर पाए, उनको आगे कर दिया गया ताकि यहाँ कांग्रेस का परिवार रूल कर पाए। अब बीजेपी में बात कर लीजिए तो यहाँ गुटबाजी हो गई है। गुटबाजी, यहाँ गुट का खेल हो रहा है। मोदी गुट, मोदी गुट वो है जहाँ सारे काम मोदी के अनुसार होंगे। जो मोदी की नहीं सुनेगा या उनकी चाल ढाल के अनुसार नहीं चलेगा, ऐसे ताकतवर नेता को, ऐसे वैचारिक नेता को, ऐसे जनाधार वाले नेता को भी पीछे धकेल दिया जाएगा, फ्रंट पर खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपने सबसे बड़ा यहाँ उदाहरण शिवराज सिंह चौहान का दिया, नितिन गडकरी का दिया, प्रेम कुमार धूमल का दिया, ऐसे और भी कई उदाहरण भरे पड़े हैं। निश्चित रूप से प्रदीप जी, ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स आप डिकोड कर रहे हैं। अब इसका अगला पॉइंट आप समझा रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेके। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ भी तो है, उनको क्या? मैं बताऊं, वही चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ अर्पिता। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के लिए छोटा खतरा है, ठीक है। बड़ा खतरा योगी उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य हो सकते थे। क्यों, मैं बता रहा हूं। एक सबसे पहले समझिए, केशव प्रसाद मौर्य का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य का बैकग्राउंड है कि वो भी विश्व हिंदू परिषद से निकल कर आए हुए हैं। मतलब केशव प्रसाद मौर्य जो है किसी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ बसपा से पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य बाल स्वयं सेवक रहे हैं, आरएसएस की शाखा लगाने वाले लोगों में रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता रहे हैं। उसके बाद बीजेपी में आए और बीजेपी में जब आए प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए बीजेपी 2014 का लोकसभा चुनाव जीती उत्तर प्रदेश में 80 में 73 सीट। फिर विधानसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री और केशव प्रसाद मौर्य को नरेंद्र मोदी ने जो है, ठीक है, मतलब बारात का दूल्हा बना दिया, बारात का घोड़ा बना दिया। जो रेस का घोड़ा था, रेस के घोड़ा को बारात का घोड़ा बना दिया। अब समझिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो रेस के घोड़ा नहीं है, योगी आदित्यनाथ भी रेस के ही घोड़ा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के लिए छोटा खतरा है। केशव प्रसाद मौर्य अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते 10 साल, तो केशव प्रसाद मौर्य नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा खतरा होते, ठीक है। ये बात मैं कह रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को और पिछड़ी जाति से भी आते हैं और लोकप्रिय भी है मध्य प्रदेश में। गुजरात से बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सांसद चुन के आते हैं, गुजरात से 26 आते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों भाई है, मतलब 29 और 13 42 सांसदों का, मतलब मध्य प्रदेश से ही बटा है छत्तीसगढ़। तो दोनों का डेमोग्राफी एक तरह का है, राजनीतिक कल्चर एक तरह का है। तो 42 सांसदों वाले राज्य से आते हैं शिवराज सिंह चौहान। उतना ही नहीं, अगर दूरदर्शिता के मामले में मैं बताऊं, शिवराज सिंह चौहान ज्यादा समझदार है नरेंद्र मोदी के। तो ये बात, और हिंदूवादी छवि भी है कि चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, हिंदूवादी छवि भी है। अब आइए राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहां बात क्या हो रहा था, वहां बात हो रहा था किसी जाट को मुख्यमंत्री बनाने का, वहां बात हो रहा था किसी राजपूत को मुख्यमंत्री बनाने का। और एक चेहरा ऐसा था जिसमें जाट भी था, राजपूत भी था, वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को जो कि मतलब ससुराल पक्ष से एक जाति और मैके पक्ष से दूसरी जाति, तो वसुंधरा राजे को नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, इसलिए कि वसुंधरा राजे बड़ी नेता बन सकती है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में परवेश वर्मा, रमेश बिधुरी, परवेश वर्मा जाट जाति से, रमेश बिधुरी गुजर जाति से, रामवीर सिंह बिधुरी गुजर जाति से। लेकिन इन लोगों को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री। किस लिए? इसलिए कि पिछड़ी जाति से भी आते हैं और दबंग भी है, दबंगाई भी है। मतलब एक जो होता है ना कि एक मतलब दबंगाई दिखाना, तो ये सब चीजें हैं इन लोगों में। उसके बदले में किसको लाया गया? तो रेखा गुप्ता को बना दिया गया, ठीक है। अब ये मनोहर लाल के बदले नायब सिंह सैनी को भी जो हरियाणा में बनाया गया, मजबूरी में बनाया नरेंद्र मोदी को, लगा कि चुनाव हार जाएंगे हम, तो मनोहर लाल को हटाकर वहां से जो है बनाया गया नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री। तो अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर चलकर बर्बाद हुई, इसीलिए बर्बाद हुई कि किसी भी क्षमता
अगला मेरा यही सवाल है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री बनाने का तरीका, खास तौर पर मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे, दोनों बड़े पावरफुल दायित्व होते हैं। मुख्यमंत्री तो चलिए एक संवैधानिक पदवी है, लेकिन जिसकी जिसकी पार्टी का बहुमत है उसकी सरकार बननी है। और यहाँ अगर बीजेपी वही खेल कर रही जो कांग्रेस करती रही है, तो कांग्रेस का हाल सबने देखा है। तो नरेंद्र मोदी के बाद भी तो बीजेपी को रहना चाहिए, नरेंद्र मोदी के बाद भी तो आरएसएस को या विश्व हिंदू परिषद को रहना चाहिए। अगर वही रणनीति पर काम मोदी कर रहे हैं, तो क्या मोदी की जो वैचारिक सोच है क्या इतनी सीमित हो चुकी है? सवाल ये है। अभी तक देखिए, एक स्वाभाविक चरित्र होता है राजनीति का, ठीक है, और पावर का एक अलग चरित्र होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति को चुनौती नहीं दिया जाए तो उसके अंदर एकाधिकारवाद पनपता है, ठीक है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, इसमें सामान्य सी बात है। हर कोई चाहता है कि आसान रास्ता से सफलता पाना, कोई भी मुश्किल कांटों भरे रास्ते पर चलकर सफलता का स्वाद नहीं चखना चाहता। तो मोदी, नरेंद्र मोदी के लिए भी या नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह के लिए भी ये आसान होगा ना कि उनको आने वाले दिनों में कोई चुनौती नहीं मिले, कोई ऐसा उम्मीदवार उनके सामने खड़ा नहीं हो जो कि जो मोदी के बाद मान लीजिए अमित शाह, तो अमित शाह के सामने कोई ऐसा चुनौती, कोई शिवराज सिंह चौहान, कोई केशव प्रसाद मौर्य आके खड़ा ना हो जाए कि हम नहीं, आप नहीं, हम आएंगे, हमारे पास बहुमत है पार्टी के अंदर। तो अब बहुमत नहीं, अब देखिए ना, अभी बीजेपी का साल भर हो गया, अध्यक्ष पद खाली है, कोई नया अध्यक्ष नहीं बन पाया है। क्यों? इसलिए कि मोदी का अब विरोध होना शुरू हो गया है। अब आरएसएस को ये बात समझ में आ रही है, तभी तो इतना समय लग रहा है ना। एक अध्यक्ष बीजेपी साल भर हो गया, अब तक जो है कोई तय नहीं कर पाई। क्यों नहीं तय कर पाई? कुछ तो मामला है ना। क्यों बीजेपी 240 पे अटक गई? आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी कह रही थी कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार कहने से पहले जेपी नड्डा क्या बोले थे कि मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी इतनी ताकतवर है कि संघ की जरूरत नहीं है बीजेपी को। तो ये सब भी कारण तो है ना। अब देखिए ना, अब 17 सितंबर को मोदी जी भी 75 साल पूरा करेंगे, तो क्या मोदी जी संन्यास लेंगे 75 साल में, या मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? ये सब बातें उठेगी। आप कहाँ है आप, ठीक है। और ये उठाने वाले लोग कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी में तो 1955 ईस्वी में ही, 1955 ईस्वी में ही, सुनिए ना एक मिनट, दर्शकों को जानना चाहिए, कांग्रेस 1955 ईस्वी में ही एक परिवार की पार्टी बन गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपने बाद जिस दिन इंदिरा गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था, अपने जीवित रहते हुए ही अपने बाद जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और इंदिरा गांधी को बना दिया। उससे हमें कांग्रेस में जबरदस्त विरोध हुआ था, लेकिन उस विरोध को नहीं सुना गया। महावीर त्यागी जैसे लोगों ने जबरदस्त नेहरू जी को कहा था कि भाई आपने ऐसा पाप किया है जिस पाप के कारण पार्टी खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस आज बची है क्या? वैचारिक रूप से कांग्रेस नहीं बची है, केवल सत्ता बचा है कांग्रेस के पास। तो बीजेपी भी उसी रास्ते पर चलकर केवल सत्ता बचाने का प्रयास कर रही है। आज बीजेपी में जो विचारधारा के आधारित जो संगठन में जो कार्यकर्ताओं का महत्व था, क्या आज कार्यकर्ता बीजेपी में निकल कर आ रहे हैं? अब कोई अरुण जेटली बन रहा है, कोई अटल बिहारी वाजपेयी तैयार हो रहा है, कोई लालकृष्ण आडवाणी तैयार हो रहा है, कोई नरेंद्र मोदी तैयार हो रहा है क्या बीजेपी में? ये नहीं मिल रहा। अब अलग तरह के नरेंद्र मोदी तैयार हो रहे हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा प्रकार के नरेंद्र मोदी तैयार हो रहे हैं। मोदी तैयार हो रहा है, लेकिन वैचारिक रूप से नहीं, केवल सत्ता के लिए तैयार हो रहा है वो। तो वो दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि किसी भी संगठन के को माने एक कहते हैं चिरंजीवी बनने के लिए, मतलब वो संगठन, वो विचारधारा जीवित रहे, यशस्वी बनने के लिए सबसे पहला आवश्यकता क्या होती है कि उस संगठन के पास, उस विचारधारा के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज हो, और वो फौज एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करे आगे आने के लिए, अपनी उपलब्धियों को समाज के सामने रखने के लिए। लेकिन उसके बदले अगर कोई राजनीतिक दल कॉरपोरेट कल्चर से पार्टी को चलाने का प्रयास करेगी, मतलब नेता ही तय करेगा कि अगर नरेंद्र मोदी ही हर राज्य में मुख्यमंत्री तय करे, तो बीजेपी का जो विधायक दल है वो विधायक दल तो वही हो गया जो कांग्रेस विधायक दल था। कि हर कांग्रेस के विधायक दल में जब मुख्यमंत्री पद का नेता का चुनाव होता है तो क्या होता है कि
फॉर्मेलिटी पूरी की गई और उसके बाद कह दिया जाता था कि मैडम तय करेगी, मैडम जिसको कहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। अभी भी क्या हो रहा है, संसदीय बोर्ड तय करेगा, संसदीय बोर्ड तय नहीं करता, वो मोदी जी और अमित शाह ये आदमी तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का, कौन बनेगा मध्य प्रदेश का, और कौन किस राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन केंद्रीय मंत्री बनेगा। ये चीजें वाजपेयी जी के समय में तो नहीं था बीजेपी में। उस समय में बीजेपी के पास 10, 15, 20, 25 लोगों की एक टीम हुआ करती थी। हर मुद्दे पर आरएसएस के साथ विचार विमर्श हुआ करता था। क्या आज हो रहा है? साल भर से अध्यक्ष नहीं चुना गया। क्या ऐसा नहीं है कि मैंने ये कोई ऐसे व्यक्ति की ढूंढ खोज हो रही थी जो लंगड़ा दुल्हा हो, लंगड़ा घोड़ा हो, जो रबर स्टाम्प बन के जो है केवल मुहर लगाता फिर जेपी नड्डा की तरह? तो ये सब कई सवाल है अर्पिता। बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। सवाल यही है प्रदीप जी कि देश के अंदर जो लोकतंत्र है और राजनीतिक दलों के अंदर जिस लोकतंत्र की हम लोग उम्मीद करते रहे, वो लोकतंत्र लगभग हर पार्टी से खत्म होते धीरे धीरे सबने देखा। सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस थी। हर राजनीतिक दल की बात कर लीजिए, राजद की बात कर लीजिए, सपा की बात कर लीजिए, अब तृणमूल कांग्रेस की बात कर लीजिए, अब वही छवि अब बीजेपी की बन रही है, क्योंकि वैसा ही परिदृश्य नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो तैयार कर रहे हैं। ये आरोप आपने लगाए हैं, लेकिन सवाल प्रदीप जी बहुत बड़ा है। सवाल ये भी अर्पिता एक लाइन मेरा आरोप नहीं है, ये बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं का आरोप है। ठीक है, जब मेरी बातचीत कई लोगों से होती है तो ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। ये बीजेपी के अंदर की सुगबुगाहट है जिसको आप चर्चा में लेकर आए हैं प्रदीप जी। ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है और तमाम ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी की विचारधारा से या बीजेपी की विचारधारा से इतर है, वो लोग ऐसी बातें पहले करते रहे हैं, लेकिन अब संगठन के लोग भी अगर ऐसी चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये कि आग तो लगी हुई है, मुद्दा तो है। अब इस मुद्दे को कितना भयानक रूप से बाहर लाना है ये निर्भर करता है, और इसका क्या असर पड़ेगा ये निर्भर करता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर कि वो इसको कैसे संभालेगा और इस नई पनपती विचारधारा को क्या समेट पाएगा, क्या इसको बैलेंस करेंगे, ये बड़े सवाल है। ठीक है प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल ले लेते पूरी चर्चा का आखिरी सवाल है मेरा सवाल यही है कि मोदी के सामने एक चैलेंज योगी आदित्यनाथ है। आप देख लीजिए, हम तमाम राज्यों में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, बिहार में जाएं, हिमाचल में जाएं, लोग सवाल करते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री, एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री। लोग अमित शाह का नाम बिल्कुल नहीं लेते हैं, लोगों के जबान पर योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। खबर हमें उत्तर प्रदेश से ये भी मिली थी जब हमने अयोध्या वगैरह का दौरा किया था कि योगी आदित्यनाथ को भी हटाने के लिए बीच में बहुत ज्यादा रणनीति हुई थी, बहुत ज्यादा खेल हुआ था बीजेपी के अंदर, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के शरणम गच्छामी हुए, किसी तरह से उन्होंने बात को संभाला, तो फिर आज उनकी जो कुर्सी है वो बची हुई है। नहीं, उनको हटाकर एक नया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता था। क्या ये बातें सही है प्रदीप जी, क्या लगता है आपको? नहीं, गलत है। नरेंद्र मोदी कभी भी या अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे। क्यों? इसलिए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है। अगर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने हटाया, वहां छेड़छाड़ किया, तो वही स्थिति होगी जो काम कल्याण सिंह के हटने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हुआ था कि बीजेपी 55 से 29 सीट पर आ गई थी और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। ठीक है, तो वही स्थिति हो जाएगी मोदी की भी। इसीलिए नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को छेड़ेंगे नहीं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि नरेंद्र मोदी मैंने ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बनाए रखना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है, इस बात को समझिए वो। ठीक है, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि जब कभी भी देश में कोई सत्ता परिवर्तन होता है अर्पिता, और बड़े पैमाने पर होना है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे बड़ी रहेगी, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं वहां। जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, समझिए आधा देश जीत लिया। और उत्तर प्रदेश से जो मैसेज निकल कर आता है ना, वो बहुत ताकतवर है। आपने देखा नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए तो सबसे पहले क्या कहा उन्होंने कि मां गंगा ने बुलाया है, मतलब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, और अपने सबसे मजबूत साथी,
अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर वहां पर सेट किया गया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की हैसियत को समझिए, गंभीरता को समझिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। खतरा नरेंद्र मोदी नहीं है, मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी खतरा नहीं है देश के लिए, खतरा अमित शाह भी नहीं है, खतरा योगी आदित्यनाथ भी नहीं है, खतरा राहुल गांधी भी नहीं है, खतरा सिस्टम है। सिस्टम क्या है? एको हम दुस्त्यो नास्ति, मतलब नेता व्यक्ति महत्वपूर्ण बनना ये खतरा है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वाला देवकांत बरुआ जिसने कहा था, उसने इन देश पर आपातकाल थोपा गया उसी कारण से, ठीक है, कि जब नेता एक व्यक्ति देश से बड़ा हो जाता है, पार्टी से बड़ा हो जाता है, तो समाज के लिए वो खतरा होता है। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी का एकाधिकारवाद बीजेपी के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरा है। बीजेपी में एक नहीं, सैकड़ों नरेंद्र मोदी की जरूरत है, सैकड़ों अमित शाह की जरूरत है, सैकड़ों योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान की जरूरत है। लेकिन आप शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा, आप किसी नायब सिंह सैनी को आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा, आप किसी प्रवेश वर्मा को आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा, आप किसी रामवीर सिंह बिधुरी और रमेश बिधुरी को आगे नहीं आने दीजिएगा, आप किसी केशव प्रसाद मौर्य के ग्रोथ को रोक दीजिएगा। तो फिर नया नरेंद्र मोदी कहां से आएगा देश में? वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी ने किया, कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी कांग्रेस के स्थानीय स्तर पर जो मजबूत छत्रप हुआ करते थे, उनको इसलिए आगे नहीं बढ़ाया जाता था कि मैडम को चुनौती मिलेगा। मैडम मतलब इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, फिर सोनिया गांधी और फिर अब राहुल गांधी को चुनौती नहीं मिले, तो कमजोर लोगों को आगे बढ़ाओ। मतलब लंगड़ा घोड़ा को ही जो है एकदम रेस का घोड़ा बना दो, जिससे कि राहुल गांधी की जरूरत उसको पड़ती रहे। मतलब चुनाव जीतने के लिए हर वक्त राहुल गांधी की जरूरत पड़े। अब देखिए आज बीजेपी को भी क्या है, बीजेपी को भी हर राज्य में चुनाव जीतने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी की जरूरत कम पड़ती है। क्यों? क्या कारण क्या है? तो हर राज्य में बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान चाहिए, तब बीजेपी मजबूत होगी। और जब तक बीजेपी में लोकतंत्र नहीं रहेगा अर्पिता, जब तक पॉलिटिकल पार्टी में लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब तक पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का उम्मीदवार कार्यकर्ताओं की मर्जी से नहीं चुना जाएगा, तब तक मैं बता रहा हूं, जब तक किसी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप कोई पार्टी हो, और सब तो पार्टियां नहीं है, वो सब तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप ममता बनर्जी की बात कर रही है, चिराग पासवान, लालू यादव की बात कर रही है, ये सब तो दुकान है, सब दुकान खोल खोल के बैठे हुए हैं। जैसे बाप के मरने के बाद बेटा बैठता है दुकान पर, काउंटर पर, तो वही हाल है। खैर, इसकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, आज बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो जब तक अर्पिता किसी भी राजनीतिक दल में लोकतंत्र नहीं होगा, पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, जब तक कार्यकर्ता नहीं चुनेगा, कार्यकर्ताओं की मर्जी से उम्मीदवार नहीं तय किए जाएंगे, तब तक वो पार्टी देश में लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। बिल्कुल। कांग्रेस, सोनिया कांग्रेस, राहुल कांग्रेस, वैसे ही बीजेपी बन जाएगी, मोदी बीजेपी, अमित शाह बीजेपी, योगी बीजेपी। पूरी बात का निचोड़ प्रदीप जी यही निकलता है कि कांग्रेस की जिस विचारधारा के खिलाफ बीजेपी का एक तरह से जन्म हुआ था, इसी परिवारवाद के खिलाफ, इसी एकाधिकार के खिलाफ, इसी तानाशाही के खिलाफ, कहीं ना कहीं वही तस्वीर अगर बीजेपी में दिखने लगेगी। अब मोदी भी अगर उसी परिपाटी पर चलेंगे जिस पर इंदिरा गांधी हुआ करती थी, जिस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चल रहे हैं, तो फिर बीजेपी का क्या हश्र होगा? बड़ा सवाल है। कुछ आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें? यही बात मैंने कहा ना कि देखिए, जैसे बीजेपी में भी या कांग्रेस पार्टी में भी, दोनों में अंतर क्या है? आपने कहा एक चीज कि बीजेपी का जन्म हुआ है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी का जन्म तो अगर हम बात करें जनसंघ की स्थापना जो हुई थी 1952 ईस्वी में, तो उसके पीछे मकसद था देश के अंदर राष्ट्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देना, ठीक है। लेकिन बीजेपी लड़ रही है परिवारवाद से, लड़ रही थी परिवारवाद से, व्यक्तिवाद से, ठीक है, ये बात है। लेकिन उसी तरीके से मैंने बीजेपी में भी अगर उसी तरीके का व्यक्तिवाद, कांग्रेस पार्टी में क्या है, व्यक्तिवाद से व्यक्ति का परिवारवाद जन्म लिया,
आने वाले दिनों में ऐसा अगर रहा तो कोई ठीक है कि नरेंद्र मोदी का अपना परिवार नहीं है, लेकिन अमित शाह का तो परिवार है। अमित शाह के बाद जय शाह तो पार्टी पर कब्जा कर ले सकते हैं। तो इस चीज से बीजेपी को बचने की जरूरत है। देश में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, अर्पिता, देश की आवश्यकता है, देश के लोकतंत्र के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हर पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक गतिविधियों का संचालन होता रहे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी। आज क्या है कि नेता, देखिए ना आज की स्थिति क्या है कि नेता कितना भी बड़ा कुकर्म करता है, उसकी पार्टी के लोग उसकी जय जयकार करते रहते हैं। चाहे वो सब, हर पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। उससे गलती भी होती है ना, चाहे वो गलती जानबूझकर की जाए, चाहे वो अनजाने में की जाए, लेकिन उस पार्टी के लोग जो है नेता का जयकारा लगाते हैं। ये सबसे बड़ा सिस्टम गलत है। राजनीति में आपके अंदर ये साहस होना चाहिए। आप देखिए अमेरिका में एक कहावत है अर्पिता की, डेमोक्रेसी वहां पर काफी मैच्योर्ड है। आप देखेंगे कई बार कि वहां पर डेमोक्रेट या रिपब्लिकन जो भी प्रेसिडेंट होता है या वाइस प्रेसिडेंट कोई भी होता है, अगर पार्टी का नेता अगर गलत करता है तो पार्टी के अंदर से विरोध होता है, पार्टी के अंदर के लोग ही विरोध करते हैं। ठीक है, तो वो चीज चाहिए भारत को भी कि भारत में भी अगर मान लीजिए बिहार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, चाहे बिहार में भाजपा है, अगर पार्टी का अध्यक्ष और गलत काम कर रहा है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पे आकर विरोध करना चाहिए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष विरोध कर रहा है तो उसका विरोध पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। लेकिन आज क्या है, कितना भी बड़ा पाप कर ले नेता, चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, मैं बता रहा हूं आदत लग गई है। और ये बात सही है कि आदत की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई है, ये बात है। ये यस बॉस की राजनीति हो रही है, ये यस बॉस बहुत बड़ा खतरा है हर उस लोकतंत्र के लिए जहां लोकतंत्र के हिसाब से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, पार्टियां चलती हैं। कहने को लोकतंत्र दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर सब यस बॉस की राजनीति पॉलिटिक्स करते हैं। और यही तस्वीर बीजेपी में दिख रही है। मोदी के लिए जो ये यस बॉस हो रहा है, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है बीजेपी के लिए और देश के लिए भी कुल मिलाकर। जिस कांग्रेस के एकाधिकार से, जिस कांग्रेस के तानाशाही से, परिवारवाद से कहीं ना कहीं देश को मुक्ति मिली थी, वही बीजेपी भी अगर देने जा रही है तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और ऐसा होना नहीं चाहिए कायदे से। निश्चित रूप से विरोध जहां गलत हो उसका आवाज उठनी चाहिए, वो दिखना चाहिए। और इसकी एक और बड़ी जो तस्वीर दिखती है, जो एक बड़ा नुकसान दिखता है, जब ऐसा होता है तो बड़े ऐसे सक्षम चेहरे, बड़े पावरफुल चेहरे जो एक क्रांति ला सकते हैं, बड़ा बदलाव ला सकते हैं सामाजिक रूप से, ऐसे लोगों को मौका ही नहीं मिलता है कि कुछ परिवर्तन देश के लिए कर पाए, कुछ भला कर पाए देश के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए प्रदीप जी, चर्चा काफी जबरदस्त रही और काफी सटीक एक विश्लेषण भी आपने किया है। कायदे से देखा जाए तो बीजेपी के लोगों को गौर करना चाहिए अपनी इन बातों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा के लिए। धन्यवाद।